नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 NCERT की पाठ्यपुस्तक के 13वें चैप्टर नाभिक से हमने लिया है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय रिएक्टर, जिसे हम परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी, नाभिकीय भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, इसकी बनावट, संरचना, कार्यविधि, नाभिकीय भट्टी के उपयोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि नाभिकीय भट्टी के परिचालन में कौन कौन सी समस्याएं आती है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, नाभिकीय भट्टी होती क्या है। देखिए, भट्टी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और नाभिकीय भट्टी का मतलब है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियोज हैं उसमें नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ लिया है नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है कि जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तो उनमें से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो अत्यंत ज्यादा होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। क्लियर? इसके पश्चात हमने अंतिम जो वीडियोज है हमारे, उनमें हमने देखा नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं कि जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलते हैं या नए नाभिकों का जब निर्माण होता है तो उन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर? और ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, और एक इसका जो दूसरा प्रकार है वह है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं ये हमने पढ़ लिया है, और इसका आज एक अनुप्रयोग यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय विखंडन हम किसे कहेंगे? नाभिकीय विखंडन, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि नाभिक का वहां पर विखंडन होता है। नाभिक का विखंडन, नाभिक का टूटना। और यहां पर जो नाभिक होता है वो भारी नाभिक होता है। तो भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। भारी जो नाभिक है वो किस में टूट रहा है? हल्के नाभिकों के अंदर यदि टूटता है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में यदि टूट रहा है तो उसको हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया होती है। न्यूट्रॉन यदि किसी भारी नाभिक पर अटैक करता है तो वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और नए नाभिकों का निर्माण करता है। साथ में कुछ न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और वो जो निकलने वाले न्यूट्रॉन है नए नाभिकों का यदि विखंडन करता है, और यदि ऐसे ही प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो उन अभिक्रियाओं को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। उन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है, चेन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है वो है क्या कि एक नाभिक टूटा और उस नाभिक से जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए वो नए नाभिकों का विखंडन करें,
और फिर उन नए नाभिकों से भी जब नए न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो फिर से नए नाभिकों का विखंडन करें, और ये यदि प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो उन अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एक प्रकार ही है। क्लियर? अब श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन दो प्रकार की होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा या उस अभिक्रिया की गति को हम यदि नियंत्रित कर सकते हैं तो उसको हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और जो श्रृंखला अभिक्रिया का दूसरा जो पार्ट है वह है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा या अभिक्रिया की जो गति है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसको हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, यहां तक हमने पहले देख लिया है। और ये जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसका ही आज एक एग्जाम्पल यहां पर हम पढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी। देखिए, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण होता है परमाणु बम, जिसकी उत्सर्जित ऊर्जा और अभिक्रिया की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जबकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर, जिसकी अभिक्रिया की गति या उत्सर्जित जो ऊर्जा है उस पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण होता है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर क्या है कि एक ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करके नाभिकीय अभिक्रियाओं से अपार ऊर्जा, अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा यदि हम प्राप्त कर लें तो उन व्यवस्था को हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है कि ऐसा समायोजन जिसमें भारी नाभिकों का विखंडन करके श्रृंखला अभिक्रियाओं के जरिए हम अत्यंत ज्यादा मात्रा में यदि ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो उस व्यवस्था को हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा समायोजन जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जाए नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। देखिए, जो नाभिकीय रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका कार्य है कि जो भारी नाभिक होते हैं उन भारी नाभिकों का विखंडन होगा और उससे अत्यधिक ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो उस व्यवस्था को हम नाभिकीय भट्ठी, न्यूक्लियर रिएक्टर कह देते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए हम यहां पर एक नया पद परिभाषित करते हैं, गुणन कारक, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। देखिए, गुणन कारक क्या होता है? किसी पीढ़ी में जैसे लगातार नाभिकों का विखंडन होता है और उसकी किसी एक पीढ़ी के अंदर विखंडन करने वाले नाभिकों की, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक एक पूर्व पीढ़ी में विखंडन करने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं गुणन कारक, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसे कहा जाता है। पहले हम एक श्रृंखला अभिक्रिया को समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई एक नाभिक है यूरेनियम, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवा रहे हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। साथ में यहां पर जैसे दो न्यूट्रॉन हमारे पास में बाहर निकलते हैं, ये जो दो न्यूट्रॉन है फिर से नए नाभिकों का विखंडन करते हैं।
तो फिर से ये जो यूरेनियम है बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, तो पुनः हमें फिर से 2 न्यूट्रॉन प्रत्येक विखंडन से प्राप्त होता है। तो ये यहां से एक न्यूट्रॉन निकला, ये यहां से एक न्यूट्रॉन निकला, यहां से भी इस तरीके से न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं ऐसे। तो ये फिर से लगातार ये प्रोसेस यदि चलती रहती है तो इसको हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। ये यूरेनियम का यहां पर विखंडन हुआ, बेरियम क्रिप्टॉन में 2 न्यूट्रॉन निकले, फिर ये जो न्यूट्रॉन है फिर से यूरेनियम का विखंडन कर देता है, बेरियम क्रिप्टॉन बन गया, यहां से फिर से 2 न्यूट्रॉन निकले, उनमें से भी जो न्यूट्रॉन है फिर से यूरेनियम का विखंडन करेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे, फिर से 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। और ये प्रोसेस यदि लगातार चलती रहती है तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया उसे हम कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, जैसे इसकी कोई सी पीढ़ी, इसकी यहां पर मैं दिखा रहा हूं, उसमें प्रथम पीढ़ी ये है, प्रथम पीढ़ी, इसकी जो अगली पीढ़ी है वो ये है, तो यह है द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी यहां पर जो मैंने दिखाया इसमें यह है इसकी तृतीय पीढ़ी। अब आप यहां पर देखेंगे कि किसी पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी पीढ़ी के अंदर प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इस पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉन है 2 और उससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम गुणन कारक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसे हम गुणक कारक भी कहते हैं, डेफिनेशन क्या है? गुणन कारक जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, कैसे पुट करेंगे? मैं इस तरीके से इसे पुट कर रहा हूं, किसी पीढ़ी में ये श्रृंखला अभिक्रिया की बात है कि किसी पीढ़ी में प्रयुक्त या काम में आने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक पूर्व एक पूर्व पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम गुणन कारक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि इस पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या है 2 और उससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या है 1। तो यहां पर इस स्थिति के अंदर इस के का मान 2/1 2 आ जाएगा। यहां से भी आप देख सकते हैं इसमें प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या 4 और इससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या है 2, तो 4/2 2 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने ये जो श्रृंखला अभिक्रिया दिखाई है इसमें गुणन कारक की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त होती है। क्लियर? इस गुणन कारक का मतलब यह है कि जो अभिक्रिया है उसकी गति किस प्रकार से रहेगी। यदि देखिए के का मान 0 से बड़ा छोटा और एक से बड़ा छोटा और इक्वल भी हो सकता है। यदि के का मान है वो हमारे पास में 1 से छोटा है, यदि के क्या है 1 से छोटा, मतलब ये वाला जो मान है वो छोटा, ये वाला मान बड़ा, तो के का मान भी 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगली पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या कम, उससे अगली वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या और कम होती जाएगी, और जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी तो अभिक्रिया की गति कम होती जाएगी, थोड़ी देर के पश्चात अभिक्रिया बंद हो जाती है। तो इस स्थिति में अभिक्रिया बंद हो जाएगी, अभिक्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। क्लियर? फिर देखिए के का दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? के बराबर 1 हो सकता है। के बराबर कितना हो सकता है? 1। अर्थात किसी पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे ठीक पूर्व की पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम गुणन कारक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है। क्लियर? तो के का मान 1 हो सकता है जब किसी पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या
और उससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और जब यदि k का मान 1 के इक्वल होता है तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी हमारे पास में? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए k बराबर 1 होगा। k बराबर क्या होगा? तो यहां पर हमारे पास में जो परमाणु भट्टी है इसके लिए k का मान 1 होता है। k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इससे नियत दर से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। k का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और इससे हमारे पास में अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यहां पर होने वाली है और इस अभिक्रिया से हमारे पास में अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होने वाला है। क्लियर? तो ये हमने आपको समझाया क्वालिटी गुणन कारक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर नाभिकीय भट्टी के प्रमुख भाग, संरचना, बनावट के बारे में। विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने रख देता हूं नाभिकीय भट्टी का मुख्य जो ढांचा है, संरचना है, वो आपके सामने। देखिए नाभिकीय भट्टी के अंदर क्या होता है, एक 1.5 से 2 मीटर मोटी कंक्रीट और लोहे की बनी दीवार होती है। इस तरीके से एक मोटी दीवार होगी, कंक्रीट और लोहे की बनी होती है, मजबूत दीवार होती है। क्लियर? और ये जो दीवार है हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये हमारे पास में नाभिकीय भट्टी की दीवार हमने दिखाई है। इसको हम कहते हैं प्रीरक्षक। प्रीरक्षक। और ये एक एक करके इनका यूज और ऐसा ही नाम इसका क्यों पड़ा उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके अंदर मध्य भाग में यहां पर इस स्थान के ऊपर ईंधन भरा जाता है। इस स्थान पर क्या भरा जाता है? ईंधन। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में यहां पर कुछ छड़ें यहां पर लगी होगी और वो छड़ें हम देखो इस तरीके से दिखा रहे हैं। ऐसे हमने कुछ छड़ें यहां पर दिखाई है। ऐसे हमने कुछ छड़ें आपके सामने रख दी है। इन छड़ों को हम मंदक छड़ें कहते हैं। देखिए यहां पर इस भट्टी के अंदर 2 प्रकार की छड़ें प्रयोग में ली जाएगी और एक जो छड़ें हैं उनको हम मंदक छड़ें या मंदक उनको हम कह सकते हैं। तो ये हमने यहां पर दिखाई है मंदक छड़ें। मंदक छड़ें। और दूसरी जो छड़ें होती है वो होती है, यहां पर हम इस तरीके से उनको दिखा दें। ऐसे मैं उनको दिखा रहा हूं, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। इन छड़ों को हम कहते हैं नियंत्रक छड़ें। ये देखिए इस भट्टी के इस भाग से लगी हुई है, इनको नियंत्रक छड़ें कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इस भट्टी के मध्य भाग में यहां पर ये जो स्पेस, छड़ों के अलावा जो भी भाग बच जाता है इसमें भरा होता है ईंधन। कैसे काम करता है ये सब कुछ समझाने वाले हैं। इसके साथ में इससे जुड़ा होता है एक शीतलक, और शीतलक को एक पाइप के रूप में मैं यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर इस तरीके से शीतलक को दिखाया जा रहा है और यहां पर लगा होता है एक टरबाइन।
यहां पर भरा होगा ईंधन। ये यहां पर क्या भरा है? ईंधन भरा है। तो देखिए ये एक हमने नाभिक की भट्ठी आपके सामने रखी है। इस भट्ठी के अंदर मूलतः प्रमुख रूप से 5 भाग होते हैं। देखिए ईंधन, दूसरा जो भाग है वो है मंदक, तीसरा जो भाग है वो नियंत्रक छड़ें, चौथा जो भाग है वो है शीतलक और 5वां जो भाग है वो है प्रेरक्षक। तो इस भट्टी की जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा यहां पर कर लेते हैं। परमाणु रिएक्टर के प्रमुख भाग, प्रमुख भाग, और जो पहला जो भाग है वो है ईंधन, या इसको हम कह सकते हैं विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या है, हम ये जानते हैं कि जो परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी होती है वो श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए जो हम पदार्थ यूज में लेते हैं उसको हम ईंधन कह रहे हैं। तो यहां पर हमने पहला बिंदु यही लिखा है, ईंधन विखंडनीय पदार्थ। तो विखंडनीय पदार्थ के रूप में हम यूरेनियम को यूज में लेते हैं, थ्योरियम को यूज में ले सकते हैं, इसके अलावा प्लूटोनियम को यूज में लेते हैं। तो यूरेनियम के अंदर भी प्राकृतिक यूरेनियम है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, थ्योरियम का प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो परमाणु भट्टी या जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर भारी नाभिकों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमें यहां पर पुट कर रहा हूं कि ईंधन के रूप में हम प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग कर सकते हैं, इनका विखंडन होता है, प्राकृतिक यूरेनियम। इसके साथ में यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जा सकता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग कर सकते हैं, थ्योरियम का प्रयोग कर सकते हैं, प्लूटोनियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो नाभिक के भट्टी के अंदर भारी नाभिक वाले पदार्थों का ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास में है मंदक। देखिए मंदक क्या होते हैं इसको भी एक बार समझ लीजिए कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया लगातार जारी रहे, इसके लिए हमें प्रत्येक विखंडन से उत्सर्जित होने वाले जो न्यूट्रॉन हैं वो भी आगे नए नाभिकों का विखंडन करें, ये जरूरी होता है। बट यहां पर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, और ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो जो न्यूट्रॉन है वो इस यूरेनियम के या ईंधन वाल में प्रयुक्त जो पदार्थ है उसके नाभिक में ही जाकर समाहित हो जाता है, उसका विखंडन नहीं करता। एक ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास में नाभिक है और यहां से विखंडन की अभिक्रिया से जब ये जो नाभिक उत्सर्जित हुआ इसकी ऊर्जा होती है काफी ज्यादा। इस न्यूट्रॉन के द्वारा जब नए नाभिक पर अटैक किया जाता है तो ये इसको 2 टुकड़ों में तोड़ने की बजाय इस नाभिक के अंदर ही जाकर समाहित हो जाता है, यही रह जाता है। तो ये विखंडन नहीं करता, इसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ लीजिए कि नाभिक के विखंडन से प्राप्त जो न्यूट्रॉन है इसकी एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि विखंडन के लिए प्रयुक्त जो न्यूट्रॉन है विखंडन तभी होगा जब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा बहुत कम चाहिए, और जबकि यहां पर ऊर्जा क्या होती है उन न्यूट्रॉनों की काफी ज्यादा। तो ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन यहां पर उत्सर्जित होते हैं और उनकी वजह से जो विखंडन अभिक्रिया है वो कंटिन्यू बनी नहीं रहती, क्योंकि न्यूट्रॉन तो सारे के सारे नाभिक में समाहित हो जाते हैं, नाभिक उनको कैप्चर कर लेता है। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वो उन न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देते हैं, उनकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो वे पदार्थ जो नाभिक के विखंडन से उत्सर्जित तीव्र ऊर्जा वाले या त्वरित न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम कर देते हैं मंदक कहलाते हैं। तो मंदक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो नाभिक की भट्टी में हम प्रयोग में लेते हैं और विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, हम उनको मंदक कहते हैं।
अब मंदक के रूप में कि हम किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम साधारण जल, जो सामान्य जल होता है, उसकी सहायता से भी हम इन तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम कर सकते हैं। भारी जल का प्रयोग किया जा सकता है, साथ में ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड की छड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम मंदक छड़ों का प्रयोग करते हैं। ये जो मंदक छड़ें हैं, जैसे ही हम अंदर इनको डाल देंगे, भट्टी के अंदर इनको समाहित कर देंगे, तो ये जो मंदक छड़ें हैं, बेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट की छड़ें हो सकती है, ये विखंडन से, यहां पर ईंधन है और इस ईंधन में लगातार क्या होगा, विखंडन होगा, और उस विखंडन से जो न्यूट्रॉन तीव्र ऊर्जा वाले 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन है, उनकी गति को कम करके उनकी ऊर्जा को क्या कर देंगे, ये 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे। और इतनी ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन हैं, वो तो इनको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये जो न्यूट्रॉन है वो इनको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिकों में तोड़ देंगे। तो जो भारी तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन होते हैं, वो नाभिकों का विखंडन नहीं करते, इसलिए कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो उन तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देते हैं, उनकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो उन पदार्थों को हम मंदक कहते हैं। और मंदक के रूप में हम किन किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं? सामान्य जल का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सामान्य जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, भारी जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है, बेरियम ऑक्साइड की छड़ों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा है दूसरा इसका पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए, नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ों का मतलब क्या है? देखिए, विखंडन अभिक्रिया चल रही है और उस विखंडन अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में यदि न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो वो न्यूट्रॉन नए नाभिकों का विखंडन करेंगे, लगातार करते जाएंगे और अभिक्रिया की गति बढ़ती चली जाएगी। तो उस अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए हम कुछ ऐसी छड़ों का प्रयोग करते हैं कि जैसे ही उनको अंदर डालेंगे तो वो उन न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेंगे। तो ऐसी छड़ों का हम प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। तो यहां से जैसे इन छड़ों को अंदर डालेंगे, ये न्यूट्रॉनों को अपने में समाहित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। क्लियर? और जैसे ही इनको बाहर निकालेंगे, न्यूट्रॉनों का अवशोषण बंद हो जाएगा, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो जब अभिक्रिया की गति को कम करना होता है तो इन छड़ों को इधर से अंदर डाला जाता है। थोड़ी सी जैसे ही अंदर जाएगी तो अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी, और जैसे ही अभिक्रिया की गति बढ़ानी होती है तो इन नियंत्रक छड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। तो नियंत्रक छड़ों के रूप में हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होते हैं। तो कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। मोस्टली किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं, या बोरोन स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। बोरोन स्टील का भी प्रयोग करते हैं, कैडमियम की छड़ों का भी यहां पर प्रयोग करते हैं। तो जो नियंत्रक छड़ें हैं वो कैडमियम की बनी होती है या बोरोन स्टील की बनी होती है, और जो मंदक छड़ें हैं वो ग्रेफाइट की बनी हो सकती है, बेरियम ऑक्साइड की बनी हो सकती है, या इसके बीच में ही भारी जल या सामान्य जल का भी प्रयोग हम मंदक के रूप में कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो चुका है, नियंत्रक छड़ें। और नियंत्रक छड़ों की आवश्यकता क्यों है? अभिक्रिया की गति को कम या ज्यादा करने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं। मंदक छड़ों का प्रयोग जो विखंडन से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन है, उनकी ऊर्जा को कम करने के लिए हम मंदक छड़ों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पार्ट हमारे पास में है वो है शीतलक। अब इस अभिक्रिया के दौरान यहां पर क्या हो रहा है? इस भाग के अंदर, ये जो हमने दिखाया है, इस दीवार के अंदर इस वाले हिस्से में नाभिक की विखंडन अभिक्रिया हो रही है, और वो लगातार हो रही है। और लगातार यदि नाभिक के विखंडन हो रहा है तो वहां पर अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब उस ऊर्जा को हम अन्य ऊर्जाओं में काम में लेना चाह रहे हैं, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर
जैसे हमने इसका जो टॉप व्यू है वो आपको दिखाया है, ऊपर से हमने इसको दिखाया है। तो क्या किया जाता है कि यहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा से ऊपर कोई परत रखकर उसके ऊपर पानी भरकर या भारी जल भरकर उसे गर्म किया जाता है। तो देखो यहां से ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा से हम क्या कर लेते हैं, पानी को गर्म कर लेंगे। तो पानी जब गर्म होगा तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से जो पानी गर्म हो रहा है ना, वो उसको हम यहां से भेजते हैं, यहां से भेजा जाएगा। तो ये यहां से जा रही है भाप, या हो सकता है गर्म जल ही जा रहा हो क्या सकता है, गर्म जल जा रहा हो या भाप जाता। तो मोस्टली इसमें भाप ही जाती है, क्या जाएगी, भाप। एक पतली पाइप के जरिए यहां से भाप जा रही है, यहां से होती हुई यहां पर लगा होता है ये एक टरबाइन। क्या लगा है, टरबाइन यहां पर लगा है। और देखिए टरबाइन क्या होता है, किसी जनित्र का वह हिस्सा होता है जो कुंडली को घुमाने का काम करता है। तो एक जनित्र के अंदर क्या होता है, एक कुंडली होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, और जब वो कुंडली घूमती है तो उस के कारण से विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इस कुंडली से या इस टरबाइन की सहायता से हमें यहां पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। हमें यहां से क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत ऊर्जा को हम काम में ले लेंगे, ठीक है। अब फिर ये जो भाप यहां से बनी, इस भाप को हम फिर से क्या कर देते हैं, यहां पर ठंडा कर देंगे। तो ठंडा कर देंगे तो फिर से वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वो जल है वापस यहां पर आ जाएगा, जल यहां पर आ गया तो फिर से वो गर्म होगा, फिर से भाप बनेगा, और ये ऐसे इधर ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी। जो जल है वो बार बार यहाँ शीतलक से, शीतलक का मतलब है ठंडा करने वाला, तो ये यहां पर शीतलक है, वो ठंडा कर देगा, जल बन जाएगा। बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी, इधर ये टरबाइन घूमता रहेगा, जिससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा बिंदु है वो है प्रेरक्षक। प्रेरक्षक का मतलब है बचाव करने वाला। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है उससे अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, साथ में हानिकारक विकिरणों का भी उत्सर्जन होता है। तो यहां पर परमाणु भट्टी में भी हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो यहां से जो हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित होती हैं उनके बचाव के लिए हम यहां पर एक मोटी दीवार का प्रयोग करते हैं। ये जो मोटी दीवार है वो कंक्रीट और लोहे की बनी होती है, 1.5, 2, 3, 5 मीटर की ये बनी होती है, और इस दीवार की सहायता से यहां से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक विकिरणों को रोक लिया जाता है। इसलिए हम इस प्रेरक्षक का मतलब मोटी दीवार या लोहे की बनी, कंक्रीट की बनी दीवार का प्रयोग करते हैं ताकि हानिकारक विकिरणें या ऊर्जा बाहर ना निकले। देखो कई बार इन परमाणु भट्टियों में भी हादसे हो चुके हैं, रूस में हो चुका है, फुकुशिमा जो जापान का शहर है वहां पर परमाणु भट्टी में विस्फोट हो चुका है, और उस दौरान अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एक त्रासदी वहां पर आ जाती है और कई सालों तक उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इसलिए नाभिक की जो भट्टियां होती है उनका रख रखाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनका उपयोग करते समय सावधानियां बरतनी अति आवश्यक है। तो देखिए एक बार यहां तक आप लोग समझ लीजिए कि जो परमाणु भट्टी है उसकी बनावट में उसके प्रमुख 5 भाग होते हैं। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। नाभिक की विखंडन अभिक्रिया होती है और उनसे उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, ताकि वो आगे नए नाभिकों का विखंडन लगातार करते रहे, इसके लिए हम मंदक छड़ों का प्रयोग करते हैं। मंदकों के रूप में हम किन का प्रयोग कर लेते हैं, भारी जल का, सामान्य जल का, ग्रेफाइट या बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए हम नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं, और ये कैडमियम की बनी होती है या बोरोन स्टील की भी बनी हो सकती है। देखिए भट्टी से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन को घुमाएंगे, और उस नाभिक ये भट्टी से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर भारी जल या सामान्य जल का प्रयोग करते हैं। उसे गर्म करके
टरबाइन को घुमाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस हमने आपको समझाई है। हानिकारक विकिरणों से बचने के लिए हम प्रेरक्षक का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किसी नाभिकीय रिएक्टर के कौन कौन से उपयोग होते हैं। अब हम नाभिकीय रिएक्टर के कौन कौन से उपयोग हैं ये हम देख लेते हैं। इनका जो मुख्य उपयोग है वो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। यहां से अत्यंत ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। तो देखिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसका जो उपयोग है वो विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो नाभिकीय भट्टी का जो पहला और मुख्य जो उपयोग है वह है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। इसके अलावा हम नए नाभिकों का निर्माण करने में या रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का निर्माण करने में, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का निर्माण करने में, और वो जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है वो कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज में आते हैं, इसलिए इनका निर्माण किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से हम इनका निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ में हम इसकी सहायता से हम प्लूटोनियम का निर्माण कर सकते हैं। प्लूटोनियम का हम निर्माण कर सकते हैं। ये जो प्लूटोनियम है वो परमाणु बम बनाने में काम में आता है। परमाणु बम में हम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं और ये जो प्लूटोनियम है वो नाभिकीय रिएक्टर से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग हमने आपको बताए। इसके साथ में हम आपको बता दें कि न्यूक्लियर रिएक्टर के संचालन में कौन कौन सी समस्याएं आती है। देखिए, इससे आने वाली जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें है इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ की। जो अपशिष्ट पदार्थ है, यहां से नाभिकीय भट्टी से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उनको कहां फेंका जाए, कहां रखा जाए। तो देखिए, जहां कहीं पर भी उनको हम फेंकेंगे उनमें से लगातार हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित होगी जो कि वहां के उस आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर के रखरखाव में भी बड़ी समस्या आती है। वहां पर रहने वाले लोगों को भी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी जो त्रुटि है वो बड़े हादसे को जन्म दे देती है और उसके जो दुष्परिणाम है कई वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। देखिए, उनके कुछ एग्जाम्पल्स में मैं बात करूं, रूस में एक ऐसी घटना हो चुकी है। इसके अलावा जापान में फुकुशिमा जो शहर है वहां पर भी एक नाभिकीय भट्टी में ऐसा हादसा हो चुका है और उनके दुष्परिणाम वहां के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होगा। और यदि आपको इस टॉपिक के या इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।